दोस्तों, बिहार में प्रशांत किशोर बहुत कड़ी मेहनत पिछले कई सालों से कर रहे हैं। वो बिहार की राजनीति में अपनी धमक दिखाना चाहते हैं। पदार्पण तो कर चुके हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर जो कुछ भी कर रहे हैं, असल में उनकी दाल गल नहीं रही। तो आखिर बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर का दाल गल क्यों नहीं रहा? वो प्रशांत किशोर जो पूरे हिंदुस्तान में इस बात के लिए जाने जाते हैं कि वो स्ट्रेटजी मेकर हैं। वो नरेंद्र मोदी से लेकर नीतीश कुमार से लेकर ममता बनर्जी तक के लिए कैंपेन कर रखे हैं। और ये दावा किया जाता रहा उनकी कंपनी की तरफ से, लोगों की तरफ से, पब्लिक डोमेन में लोग ये बात करते थे कि पीके यानी प्रशांत किशोर तो किंग मेकर हैं। वो जिसके लिए कैंपेन करते हैं, स्ट्रेटजी बनाते हैं, वो जीत जाता है। लेकिन आखिर ऐसी क्या वजह है कि जो प्रशांत किशोर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाते हैं, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना रहे हैं, ममता बनर्जी को सत्ता में वापसी दिला रहे हैं, वो प्रशांत किशोर बिहार में एक भी सीट क्यों नहीं निकाल पा रहे? विगत विधानसभा उपचुनाव में कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर की पार्टी के प्रायः सभी उम्मीदवार जो उपचुनाव में खड़े हुए थे, उनकी जमानत जब्त हो गई। अब आप सोचिए कि बिहार की राजनीति में प्रासंगिक होने के लिए कम से कम कंटेस्ट में तो होना पड़ता है, लेकिन प्रशांत किशोर कंटेस्ट में होने की तो दूर की बात है, अपनी प्रशांत किशोर के जो कैंडिडेट्स हैं वो अपनी जमानत नहीं बचा पा रहे हैं। तो ऐसे में उनकी स्ट्रेटजी मेकर्स वाली छवि पर भी एक प्रश्न उठता है कि क्या वाकई उन्होंने जो स्ट्रेटजी बनाई थी उनकी वजह से लोगों ने जीत पाई, नेताओं ने जीत पाई, या वो माहौल ऐसा था, नेताओं का अपना करिश्माई व्यक्तित्व था, जातीय समीकरण था, या फिर उनकी अपनी मेहनत थी जिसका क्रेडिट प्रशांत किशोर ले जाते थे। अब बात करें प्रशांत किशोर के राजनीति के ऊपर, तो प्रशांत किशोर पिछले कई सालों से बिहार में पदयात्रा कर रहे हैं। वो गांव गांव जा रहे हैं, पंचायतों में जा रहे हैं, ब्लॉक में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और जो कहते हैं ग्राउंड लेवल पे फील्डिंग कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं लोगों से कनेक्ट होने के लिए। जब उन्होंने 2 साल तक पदयात्रा की मेहनत किया तो उसके निचोड़ के लिए उन्होंने गांधी मैदान में एक रैली रखी। हालांकि लोगों के द्वारा, मीडिया के द्वारा उस रैली को सुपर फ्लॉप बताया गया, लेकिन प्रशांत किशोर और उनकी टीम ने यह कहा कि रैली बहुत अच्छी हुई और काफी तादाद में लोग आए। इसी रैली में प्रशांत किशोर ने प्रशासन पे यह आरोप भी लगाया कि लोगों को पटना में इंटर करने नहीं दिया गया। उनकी रैली में जो लोग आ रहे थे, अलग अलग जगहों पे, अलग अलग जो एंट्री पॉइंट्स हैं पटना में बाहर से आने के लिए, उन एंट्री पॉइंट्स पे चेकिंग के नाम पे पुलिस ने ऐसी स्थिति क्रिएट कर दी कि लोगों का रैली में पहुंचना मुमकिन नहीं हो पाया। इस वजह से जितने लोग गांधी मैदान आए उससे कहीं ज्यादा लोग रास्ते में रह गए, जाम में फंसे रह गए, इसलिए गांधी मैदान की रैली में उतनी भीड़ नहीं दिखी। खुद रैली में आने के बाद प्रशांत किशोर ने लोगों से माफी मांगी कि उन्हें इतनी तकलीफ उठानी पड़ रही है, और महज 5 से 10 मिनट के संबोधन के बाद वो वापस उन लोगों का जाम छुड़वाने को पहुंच गए जहां एंट्री पॉइंट्स पे लोग जाम में फंसे हुए थे। काफी उहापोह की स्थिति क्रिएट हो गई और फिर किसी तरह लेट नाइट गांधी मैदान पहुंचकर प्रशांत किशोर ने रैली को एड्रेस किया और इससे एक बड़ी रैली दिखाने की कोशिश की गई। लेकिन जो आम लोग कहते रहे, मीडिया जो कहते रहे, उसमें यही कहा गया कि इस रैली में भीड़ नहीं जुटा, ये रैली फ्लॉप साबित हुई। अब सवाल है कि आखिर प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में प्रासंगिक क्यों नहीं हो पा रहे? क्या इसलिए कि बिहार की राजनीति जाति के आधार पर चलती है? प्रशांत किशोर पांडे, आजकल लोग उन्हें एक नया नाम से पुकार रहे हैं, पीके पांडे। तो प्रशांत किशोर कहा जा रहा है कि चूंकि वो अगड़ी जाति से आते हैं और बिहार में अगड़ी जातियों का वोट बहुत ज्यादा है नहीं, और अगर वोट है भी तो अगड़ी जाति का अलग अलग वर्ग, अलग अलग दल से, अलग अलग खेमों से जुटा हुआ है, वो वोट बंटा हुआ है। तो ऐसे में प्रशांत किशोर का जो बिहार की राजनीति में पदार्पण हुआ है, तो उन्हें तो अगड़ी जातियों का वोट भी नहीं मिलेगा, फिर बाकी जातियों का वोट उन्हें कैसे मिलेगा? ये उन लोगों का कहना है जो ये मानते हैं कि बिहार की राजनीति जाति पे आधारित होती है। वैसे इसमें कोई दो राय नहीं है कि बिहार के लोग नेताओं की जाति देखकर ही वोट करते हैं। बिहार में जो भी लोग वोट करते हैं वो ये जरूर देखते हैं कि नेता उनकी जाति का है कि नहीं।
कई ऐसे भी लोग हैं जो डेवलपमेंट के नाम पे वोट करते हैं, लेकिन उनका प्रतिशत कम है। कई लोग ऐसे हैं जो अगड़ा और पिछड़ा की राजनीति करके वोट करते हैं, वोट पाते हैं। लेकिन प्रशांत किशोर ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। प्रशांत किशोर बिहार में रोजगार की बात कर रहे हैं, बिहार में बदलाव की बात कर रहे हैं। हालांकि बिहार में काफी डेवलपमेंट हो भी रहा है, काफी रोजगार भी क्रिएट किए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बिहार बीमारू राज्य की तरह है। अगर 90 के दशक की बात करें तो उसकी तुलना में बिहार ने काफी प्रगति की है, उन्नति की है। बिहार में सड़कों का जाल बिछा है, बिजली चारों तरफ है, पानी चारों तरफ है। तो सड़क, बिजली, पानी जैसे मुद्दे जो है वो खत्म हो गए हैं और अब औद्योगिकरण भी बिहार का शुरू हो रहा है। तो ऐसे में एक बात तो ये उठती है, प्रश्न ये उठता है कि क्या प्रशांत किशोर जिन मुद्दों को उठा रहे हैं वो प्रासंगिक ही नहीं है, क्योंकि डेवलपमेंट तो हो रहा है। और दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि क्या प्रशांत किशोर अगड़ी जाति होने की वजह से लोगों के चहेते नहीं बन पा रहे हैं? क्या प्रशांत किशोर अगर किसी पिछड़ी जाति से आते तो उनकी राजनीति जल्दी चमक जाती? हालांकि प्रशांत किशोर अपनी टीम में जिन लोगों को भी शामिल कर रहे हैं उनमें मैक्सिमम लोग जो हैं वो रिटायर्ड आईएएस और आईपीएस हैं। और इतिहास गवाह है, खास करके बिहार की राजनीति गवाह है कि जितने भी ब्यूरोक्रेट्स राजनीति में आए हैं सक्सेसफुल नहीं हो पाए। ऐसे में बिहार में प्रशांत किशोर की पार्टी के वो तमाम बड़े नेता जो इनकी पार्टी में है, उनका न तो कोई जनाधार है और न ही पब्लिक डोमेन में ऐसा उनका कोई कंट्रीब्यूशन है। तो पैसों के दम पे बिहार की राजनीति बहुत ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाएगी। एक रिसेंट घटनाक्रम में प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी में जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह को शामिल कराया। अब ये आरसीपी सिंह कहा जाता है कि एक समय था जब आरसीपी टैक्स के बारे में लोग बात करते थे। लोगों का कहना था कि बिहार में आरसीपी टैक्स चलता है, कोई भी काम करवाने के लिए आरसीपी सिंह के पास कमीशन देना पड़ता है, तभी ये काम होता है, ऐसा लोगों का कहना था। लेकिन उस दौरान यही प्रशांत किशोर आरसीपी सिंह को भी कोसा करते थे। लेकिन जब आरसीपी सिंह का जदयू से, नीतीश कुमार से, ललन कुमार से मनमुटाव हुआ, उन्होंने पार्टी छोड़ी, अपनी नई पार्टी बनाई, फिर बीजेपी ज्वाइन किया, वहां भी बहुत ज्यादा भाव नहीं मिला, तो अब वही आरसीपी वापस प्रशांत किशोर की पार्टी में अपनी पार्टी का विलय करके शामिल हुए हैं। अब नीतीश के ही पूर्व के दो सहयोगी उन्हें घेरने में लगे हुए हैं। प्रशांत किशोर विगत दिनों नीतीश कुमार के गांव जाकर, गांव घुसकर वहां पे सभाएं करना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस ने वहां उन्हें जाने से रोक दिया। पुलिस ने उन्हें कहा कि आप अलाउड नहीं है यहां जाने के लिए। इस वजह से पुलिस से काफी उनकी झड़पें भी हुई। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न जो बना रहा वो ये कि प्रशांत किशोर जो कहते हैं कि वो स्ट्रेटजी बनाकर चुनाव जिताते हैं, प्रशांत किशोर जो कह रहे हैं कि वो बिहार में परिवर्तन लाने की बात कर रहे हैं, ग्राउंड लेवल पे जो है लोगों को जगा रहे हैं, आखिर इतनी मेहनत करने के बावजूद बिहारी उनको वोट क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या इसलिए कि वो उनकी जाति से ताल्लुक नहीं रखते, या इसलिए कि वो अगड़ी जाति से आते हैं और पिछड़ी जाति कभी भी अगड़ी जाति के लोगों को अपना सर्वमान्य नेता मानना नहीं चाहती? एक तीसरी बात यह भी कही जा रही है कि चूंकि प्रशांत किशोर अपनी जो राजनीति है वो पैसे के दम पे कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनके समर्थक काउंटर करते हैं कि उन्होंने 2 साल 3 साल पूरे बिहार में जो पैदल यात्रा की है, लोगों को जागरूक किया है, अवेयर किया है, खास करके लालू परिवार पर काफी हमलावर रहे। हर गांव में जाकर, यादवों के बीच जाकर उन्होंने यही कहा कि आखिर लालू यादव को अपने परिवार के अलावा दूसरा कोई यादव काबिल क्यों नहीं दिखता जिसे वो मुख्यमंत्री बना सकते हैं। इस तरह से उन्होंने लालू पे भी अटैक किया, बीजेपी भी वो अक्सर अटैक करते हैं, और जिस जदयू पार्टी में कभी वो खुद थे उस नीतीश कुमार पर भी अब काफी तेज अटैक करना शुरू कर दिया। तो आखिर क्या वजह है कि प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में सफल नहीं हो पा रहे हैं? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और ये भी बताइए कि क्या बिहार के लोग वाकई जात पात पर ही वोट देते हैं? मास लोग क्या इसी आधार पर वोट करते हैं? और अगर करते हैं तो फिर वो कौन लोग हैं जो डेवलपमेंट के नाम पे वोट करते हैं? और अगर बिहार में डेवलपमेंट नहीं हुआ है तो आखिर सड़कों का ये जाल, बिजली, पानी और जो तमाम मूलभूत सुविधाएं हैं ये कैसे मुहैया हो रहा है? कौन सही है, कौन गलत है? कमेंट करके आप हमें जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो उसे शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्द ही मुलाकात होगी नए एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।